A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. And you know very well, in the last three videos, we already discussed the last chapter of part B, that is a cash flow statement. In the whole chapter, first of all, we discussed what is the meaning of cash flow statement, what are the activities included in the cash flow statement, that is operating, investing, and financing. And thereafter, we are discussing a very important part, that is how we will prepare the cash flow statement, because cash flow statement is a combination of three activities. In the cash flow activity, first of all we calculate the cash flow from operating activity, thereafter we calculate cash flow from investing activity, and at last we have to calculate cash flow from financing activity. तो सारी एक्टिविटीज वन बाय वन कैलकुलेट करने के बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्वेस्टिंग में, और उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है जो फाइनेंसिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो लेट्स वी टेक द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम related to the operating activities as well as the financing activities, and thereafter we will move to the cash flow statement. यानी सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे the first question which are related to the financing activity, thereafter we discuss the question related to the operating activities, and at last we discussed how we will prepare the cash flow statement, the whole cash flow statement. So let's we take the first question. The first question, as you can see that on your screen, illustration number 15, as you can see that on screen, from the following activities calculate cash from financing activities, and it consists the two side, that is issued and second is the redeem. Equity share capital issued 4 lakh, 15% preference share capital redeemed 4 lakh, and 12% debenture issued 2 lakh. And the additional information are as follows. Equity share were issued at a premium of 10%, यानी इक्विटी शेयर आपने इशू किया 10% प्रीमियम पे। 15% प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और जो प्रेफरेंस 15% प्रेफरेंस शेयर है वो आप रिडीम करोगे प्रीमियम पे, कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे। 12% डिबेंचर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, और जो 12% डिबेंचर है उसे आपको इशू करना है एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। Interim dividend paid on equity share 1,60,000, and dividend paid on old preference share is 1,20,000. Interest paid on old debenture, यानी डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट कितना देना है, दैट इज 48,000. एंड अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, आपको अंडरराइटिंग कमीशन देना है, दैट इज ऑन इक्विटी शेयर पे, दैट इज 20,000. सो यू हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको इस पूरे क्वेश्चन से कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या एडजस्टमेंट होता है, यू नो वेरी वेल. सो लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Calculation of cash flow from financing activities. ओके, तो हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना. तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और इसमें दोनों तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर भी दिए हैं और प्रेफरेंस शेयर भी दिए हैं, तो दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे. जैसे पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू कितना हुआ है? 4 लाख. तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कितने का इशू हुआ है, दैट इज 4 लाख. बट यू नो वेरी वेल एडजस्टमेंट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 देखिए, उसमें लिखा है इक्विटी शेयर वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. जो इक्विटी शेयर इशू हुआ है वो 10% प्रीमियम पे इशू हुआ. कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे. सो यू नो वेरी वेल प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. ओके, सो 4 लाख का 10% दैट इज 40,000, एंड एडजस्टमेंट नंबर 7,
प्लीज सी द एडजस्टमेंट नंबर 7, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000। जब आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे ना, तो 20,000 रुपए आपने अंडर राइटिंग कमीशन पे कर दिया। तो बताओ इससे पैसा बढ़ा होगा कम हो गया होगा? सर इससे पैसा कम हो गया होगा। तो अगर आपने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस किया है ऑन द इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, so it will be deducted from its value while we calculating the cash flow from financing activity। यानी जब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो अपने माइंड में रख लो, प्रीमियम है तो वो वैल्यू ऐड होगी, डिस्काउंट है तो वो वैल्यू माइनस होगी, और अगर किसी तरह का कोई अंडरराइटिंग कमीशन है या अदर काइंड ऑफ एक्सपेंस है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू। तो अंडरराइटिंग कमीशन कितना आपने पे किया है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, दैट इज 20,000। सो जब आपने शेयर इशू किया तो नेट वैल्यू आपको कितनी मिली होगी? नेट वैल्यू रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख प्लस 40,000, 4 लाख 40,000 माइनस 20,000, दैट इज 4 लाख 20,000। उसी तरह से अगर आप प्रेफरेंस शेयर में देखो तो प्रेफरेंस शेयर 15% प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुए हैं 4 लाख, so it is called redemption of प्रेफरेंस शेयर। कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए? 4 लाख। लेकिन उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, इट इज सेड दैट 15% प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है वो कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम किया है? 10%। एंड यू नो वेरी वेल प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कितना परसेंट प्रीमियम पर रिडम्पशन हुआ है? 10%। 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 4 लाख का आपने रिडम्पशन किया, प्रीमियम कितना पे किया? 40,000। तो टोटल कितना आउटफ्लो हुआ? 4,40,000। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इशू से पैसा आएगा, रिडम्पशन से पैसा जाएगा। यानी वैसे तो 4 लाख रुपए जाता, लेकिन कंपनी ने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है। ये इशू पे प्रीमियम है और ये रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट वन इज 12% डिबेंचर इशू हुआ है ना। 12% डिबेंचर, डिबेंचर 2 लाख रुपीस का डिबेंचर इशू हुआ है, तो इशू ऑफ 12% डिबेंचर, आपने 12% डिबेंचर इशू किया। कितने में डिबेंचर इशू किया? 2 लाख रुपीस का। उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया? यस सर। नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3, 12% डिबेंचर वेर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। आपने जो डिबेंचर इशू किया है वो डिस्काउंट पे इशू किया है, सो यू नो वेरी वेल डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे? माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू से पैसा आएगा लेकिन कम पैसा आएगा। रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो पैसा ज्यादा जाएगा, इश्यू पे प्रीमियम है तो प्लस पैसा बढ़ेगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग यूज करिएगा। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 2% है, तो 2 लाख का 2% कितना आएगा? दैट इज 4,000। सो कितना वैल्यू आपको नेट मिलेगा? 1,96,000। सो यू कैन सी दैट जब हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो हमें मिला 4,20,000। जब हमने रिडम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर का तो कंपनी के पास से कितना पैसा गया? 4,40,000। उसी तरह से कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया तो कितना पैसा कंपनी के पास आया? 1,96,000। तो ये हो गया आपका मेन थिंग। उसके बाद कुछ एडिशनल थिंग्स इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज इंटरिम डिविडेंड पेड 1,60,000। ये भी तो किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, दैट इज डिविडेंड पेड। आपने कितना डिविडेंड पे किया? वी पेड द डिविडेंड इज 1,60,000। इससे भी पैसा गया होगा। और हमने प्रेफरेंस शेयर पे भी पे किया, इक्विटी शेयर पे भी पे किया है। डिविडेंड पेड ऑन, हमने प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड पे किया। प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया है? 1,20,000 पे किया है। और इंटरेस्ट भी पे किया है। इंटरेस्ट कितना पे किया है? वी पेड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 48,000। सो आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास इनफ्लो हुआ 4,20,000 प्लस 1,96,000, तो टोटल इनफ्लो इज 4 and 5, 6,16,000 का इनफ्लो हुआ। और आउटफ्लो काउंट कर लो
4,40,000, 160, 120, 48। तो नेट आपके पास से वैल्यू आउटफ्लो हुआ है। कितने की वैल्यू आउटफ्लो हुई है? 1,52,000। दिस इज नोन एज द कैश used from financing activities. So you can see that how we will calculate the cash flow from financing activity. It is a very important and very confusing topic because थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि जब भी हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्लस करेंगे, रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो भी ऐड होगा, और इशू करेंगे डिबेंचर का, उस पर कोई डिस्काउंट है तो वैल्यू क्या होगी? डिडक्ट हो जाएगी। Let's we take the next question. As you can see that on screen, the next question is illustration, question number 14. Calculate cash from operating activity from the following balance sheet of Himalaya Limited. The question is आपको cash from operating activity निकालना है किस कंपनी का? Himalaya Limited का। And the information are equity and liabilities, shareholder fund, share capital 4 lakh, 3 lakh, reserve and surplus 1 lakh 70,000, 80,000, long term borrowing 1 lakh 50,000 and 1 lakh, trade payables 40,000, 60,000, that is total is 7 lakh 60,000 and 5 lakh 40,000. Assets, non-current assets, fixed assets is 5 lakh 50,000 and 3 lakh 30,000. Non-current investment is 50,000 and 40,000. Okay, so you can see that this is the first side of the question, as well as the next is current assets, trade receivable 83,000 and 1 lakh 14,000, cash and cash equivalent 77,000 and 56,000. Total is 7 lakh 60,000 and 5 lakh 40,000. And the notes are account as follows. It is very important. Notes to account is very important part for the calculating the cash flow from operating activity. आपको कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसका नोट्स टू अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। जनरल रिजर्व पहले कितने का था? 1 लाख, अब कितने का हो गया? 20,000। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 20,000। यानी पिछले साल 1 लाख का रिजर्व था, अब इस साल 1,20,000 रुपए का हो गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का रिजर्व क्रिएट किया? 20,000 रुपीज का। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए बहुत ही ध्यान से, प्रीवियस ईयर 20,000 रुपीज का लॉस था, करेंट ईयर 50,000 रुपीज की प्रॉफिट है। तो प्रीवियस ईयर आपके पास नेगेटिव में 20,000 था, इस साल आपके पास 50,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? थोड़ा सोचो, ये कंफ्यूज करेगा। इसमें आप थोड़ा सा और कहोगे सर ये क्या हो रहा है? पिछले साल लॉस था 20,000, इस साल प्रॉफिट है 50,000, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना गेन किया होगा, कितना प्रॉफिट कमाया होगा? कोई लोग कहेंगे 30,000, कोई कहेगा सर इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो पिछले साल आपने 20,000 रुपए लॉस था, इस साल आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 70,000 रुपीज की प्रॉफिट अर्न की। यानी जब प्रीवियस ईयर आपका लॉस है, करंट ईयर आपका प्रॉफिट है, तो वहां वैल्यू डिफरेंस नहीं निकलती, वहां एड अप हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, क्योंकि पता है ना कैसे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर 50,000, प्रीवियस ईयर माइनस 20,000, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। दैट इज 50 प्लस 20, दैट इज 70,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग, अब देखो यहाँ पे मैंने जो भी लास्ट वीडियो में समझाया था वो इसमें आ रहा है। प्रीवियस ईयर डिबेंचर था 1 लाख और करंट ईयर में हो गया 1,50,000। सर ये जो 50,000 डिबेंचर इशू हो रहा है, ये कब इशू हो रहा है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, तो अब ये मान के चलेंगे कि जो एडिशनल डिबेंचर इशू हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए हैं, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कह देगा, कहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल डिबेंचर वेर इशूड एंड 1 अप्रैल 2017, यानी एडिशनल डिबेंचर यानी जो 50,000 डिबेंचर इशू है ये साल के बिगिनिंग में ही इशू हो चुके हैं, 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितने पे देना होगा? वी पेड द इंटरेस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ द डिबेंचर, 1,50,000 का 9%। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो सिर्फ 1 लाख पे डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट देते, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि जो 50,000 डिबेंचर इशू हुए हैं वो बिगनिंग में हुए हैं 1 अप्रैल, तो उस पर भी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट्स वाई 1 लाख पे तो इंटरेस्ट देते ही देते 50,000 पे और इंटरेस्ट देंगे, यानी टोटल इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द 1,50,000 इंटू 9/100। फिक्स एसेट्स में देखो
It is clear. Machinery is 7 lakh and 4 lakh 40,000. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, पहले कितने का प्रोविजन था, डेट इज 1,50,000, सॉरी 1,10,000, और अब कितना हो गया 1,50,000. सो इट इज क्लियर फॉर यू. पिछले साल आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन था 1,10,000, इस साल है 1,50,000. तो करंट ईयर आपने कितना प्रोविजन क्रिएट किया था, करंट ईयर आपने 40,000 का डेप्रीशिएशन क्रिएट किया. और नीचे लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5%, सॉरी एट द रेट ऑफ 8% पर annum. और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, अगर आपने देखा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट था प्रीवियस ईयर में 40,000 और करंट ईयर में है 50,000. क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो एक चीज ऐड होगी, एक चीज माइनस होगी, दोनों का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत क्लियरली दिया है कि 40,000 बिगनिंग है, 50,000 क्लोजिंग है. तो जो हमने साल भर में 10,000 का डिबेंचर परचेस किया है वो कब किया है, तो उसके लिए भी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017. यानी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी हमने कब खरीद लिया है, 1 अप्रैल. यानी इंटरेस्ट पे तो पूरे पूरे पे इंटरेस्ट पे डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, पूरे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है. उसी तरह से पूरे इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा. यानी कितने पे, दैट इज 50,000 का 6%, सॉरी 8%. So I hope it is clear for you. Questions is very important. Next we move to the solution. Question number 14. First of all we write down cash flow from operating activities. Okay. So cash flow from operating activity में सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है, first of all we have to, okay, so cash flow from operating activity निकालने के लिए first of all we take the net profit. So net profit as per बैलेंस शीट. इस क्वेश्चन में हम लोग नेट प्रॉफिट कहां से ले रहे हैं, बैलेंस शीट में. एंड यू नो वेरी वेल, बैलेंस शीट से कोई भी नेट प्रॉफिट आप लेते हो ना, तो ये चीज समझ लो उसमें एप्रोप्रिएशन हो चुका है, उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट किए हुए हैं. तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, पहले कितने का था, लॉस 20,000, अब कितना हो गया, प्रॉफिट 20,000. कैसे निकालते हो ड्यूरिंग द ईयर का, 50,000 माइनस माइनस 20,000. सो यू नो वेरी वेल 50,000 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट विल बी 70,000. और उसमें कौन सा एप्रोप्रिएशन हो चुका है, उसमें आपका एक एप्रोप्रिएशन हो चुका है, दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. और कोई चीजें नहीं दिख रही है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स, ना डिविडेंड, कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज अ 20,000. So this is 90,000 will be taken as a net profit before tax and extraordinary item. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में रिजर्व भी आता है, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया है, उस फॉर्मेट बनवाया है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आया होगा. अब इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, वी ऐड द नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो कौन कौन से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट डिबेंचर पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट निकलेगा, सर पूरे पे इंटरेस्ट देना है. अभी मैंने इतना लेक्चर आपको दिया इसीलिए समझाने के लिए. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, 1,50,000 इंटू कितना परसेंट, 9%. तो कितना हो जाएगा 13,500. एंड दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेड. इस ईयर आपने कितना प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्रिएट किया है, प्रीवियस ईयर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन था 110, करेंट ईयर कितना हो गया 150. तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना क्रिएट किया होगा, 150 माइनस 110, दैट इज 40,000 का आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा. तो ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी. आप थोड़ा सा और केयरफुली देखो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो माइनस आपको कंसीडर करनी है एज अ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस. मुझे ऐसा आइटम कुछ नहीं दिख रहा. ठीक,
अब इसमें लेस क्या करते हैं, आप लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, किस पे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का था, पहले था 40,000 का, अब हो गया 50,000 का। तो सवाल ये उठता है सर किस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 40,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा कि 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। दिमाग लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में लिखा है कि जो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है वो 1 अप्रैल को कर दिया है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट पूरे पे मिलेगा। इट मीन्स यू विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑन 50,000। आपको इंटरेस्ट मिला होगा 50,000 पे, कितना परसेंट, 8%, दैट इज 4,000। ओके, सो आपको क्या ऐड करना पड़ा, क्या लेस करना पड़ा, 13,500, 40,000 ऐड करना पड़ा और 4,000 माइनस करना पड़ा। तो कितना आंसर आया, 90,000 प्लस 13,500 माइनस प्लस 40,000 माइनस 4,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी 1,39,500। अब यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसी चीज को यहां से स्टार्ट करता हूं, आप लोग यहीं से स्टार्ट करना। सो यू विल हैव टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 1,39,500। अब इसमें आप एडजस्टमेंट करते हो किसका, वर्किंग कैपिटल का, एंड वर्किंग कैपिटल इज द कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम लेने हैं, तो पहले करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक आइटम है, ट्रेड पेबल, और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। एंड यू नो वेरी वेल सर, कैश इन कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं, करंट एसेट में कैश इन कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ट्रेड पेबल पहले कितने का था, ट्रेड पेबल पहले का था 60,000, अब कितने का हो गया, 40,000। तो ट्रेड पेबल क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। सो जैसा ट्रेड पेबल करेगा वैसा हम उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। बट एसेट्स के साथ हम अपोजिट बिहेवियर करते हैं। एसेट्स कितने का था, 1,14,000, ट्रेड रिसीवेबल था पहले 1,14,000 का, अब हो गया 83,000 का। तो इसको हम ऐड करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 1,14,000 और 83,000 का डिफरेंस आएगा 131,000। सो 31,000 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 1,39,500 माइनस 20,000 प्लस 31,000, ये हो जाएगा 1,50,500। अब इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ढूंढने वाली है कि सर इज देयर एनी इनकम टैक्स, नो, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ नो इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पेड कुछ भी नहीं है, तो आप लिख के छोड़ दो। फाइनली यू हैव गॉट द आंसर, दैट इज 1,50,500 इज कैश फ्लो from operating activities. Okay, so this is the solution of question number 14. You can see that first of all we calculate the net profit before tax and extraordinary item. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में कौन कौन से आते हैं, रिजर्व ट्रांसफर करना, डिविडेंड पेड करना, टैक्स से रिलेटेड आइटम्स, वो सब ऐड हो जाते हैं, तो हमारे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इट इज अ करंट लायबिलिटी एंड इट इज अ करंट एसेट्स, उसको हम लोग ऐड और लेस करते हैं एज पर देयर गिवन सिचुएशन। So we find out the cash generated from operating activity, and at last we deduct the income tax paid from it, and we find cash flow from operating activities. So I hope it is clear for you. So at the end of today's video, let's we take the one more question. It is a very short question. In this question we prepared the whole cash flow statement.
एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जाएगा, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो लेट फर्स्टली यू नोट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज prepare cash flow statement from the following information. Question is prepare cash flow statement from following information, and the information are, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या निकालना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एंड इंफॉर्मेशन आर ओपनिंग कैश बैलेंस is 15,000, closing cash balance is 17,000, decrease in इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है कितने की, दैट इज 8,000, एंड इंक्रीज इन creditors is 12,000। मैं कुछ ही आइटम्स लूंगा, उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, फटाक से आप देख लेना। सेल ऑफ फिक्स एसेट 30,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 30,000, redemption of debenture is 50,000, and last, net profit of the year, net profit of the year is 2,000। सर करना क्या है इसमें, आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए सर, नेट प्रॉफिट। अब आप इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देखकर बताओ कितना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है आपका 2000, 2000 ही था ना, यस, नेट प्रॉफिट इज 2000। उसमें ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ है, नहीं सर कुछ नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर कुछ है ही नहीं, यानी ना नॉन कैश एक्सपेंस है ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जब दोनों चीजें नहीं है तो यही 2000 आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, फिर उसमें ही आपको पता ही है कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। तो यू नो वेरी वेल, इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, इन्वेंट्री मींस एसेट्स, करंट एसेट्स, तो डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, ऐड। कितने का, 8,000। और क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो उसके साथ भी सेम बिहेवियर करते हैं। लाइबिलिटी है तो उसके साथ सेम बिहेवियर करेंगे। तो कितना ऐड हो जाएगा, 12 और 8 20,000, दैट इज 22,000। कोई इनकम टैक्स नहीं है तो यही हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना आएगा, 22,000। फिर दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है सर, सेल परचेस ये सब तो आप खुद ही देख रहे हो। सेल ऑफ फिक्स कितना है, 30,000। तो आप लिखोगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है, 30,000। सर सेल इज अ इनफ्लो और आउटफ्लो, यू नो वेरी वेल, सेल इज अ इनफ्लो। सो आपका बी का भी आंसर आ गया। इट मींस आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी निकल गया। सर कितना इजी है आप है। आप देखो, पहले ऑपरेटिंग निकाला फिर इन्वेस्टिंग निकाला, अब तीसरा क्या होगा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, इशू रिडेम्पशन एजम्पशन देखते हैं। तो देखो कहीं इशू रिडेम्पशन है इस क्वेश्चन में, हाँ सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा, डिबेंचर को रिडीम करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, इट इज अ कॉमन सेंस। जब भी हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा, सो इट इज अ आउटफ्लो। तो आपने देखा ऑपरेटिंग से और इन्वेस्टिंग से आपके पास इनफ्लो हुआ, वेयर इज अ फाइनेंसिंग से आपका आउटफ्लो हुआ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, यू विल कैलकुलेट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इन कैश फ्लो। याद होगा, मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो यहां आप क्या निकालोगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 22, 30, 52, 52 में से 50,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 2000। 2000 प्लस में आया कि माइनस में? सब प्लस में आया। 52 पॉजिटिव है, 50 नेगेटिव है, तो प्लस में आया ना। इसका मतलब आंसर क्या आया है? नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। फिर इसमें ऐड क्या करते हैं? ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग। बिगनिंग में जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है उसको ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है बिगनिंग, यस सर। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 15,000। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। देखो क्वेश्चन में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, यस सर 17,000। क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? 15, क्लोजिंग कितना था? 17। तो जब आपने नेट इंक्रीज को ऐड किया कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग में, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया? कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट एंड। सो यू कैन सी दैट एक छोटे से क्वेश्चन से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, हाउ वी विल प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज द रफ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन हाँ ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो? नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट हाउ विल प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई request to all the students, please solve the all the practical problem given in your book. Okay, bye bye.